सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जिसे इन शॉर्ट हम आईएसडी भी कह सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसका कॉन्सेप्ट क्या है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, और बिजनेस सेंटर में हम इसे कैसे मैप कर सकते हैं, इसके क्या सेटअप होंगे, क्या पेजेस होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा। कॉन्सेप्ट तो आपको जीएसटी से मिलेगा, लेकिन बिजनेस सेंटर में कैसे प्रोसेस करेगा वो भी हम देखेंगे, लेकिन स्टार्ट हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो जीएसटी के अंदर अगर हम चेक करें इसका कॉन्सेप्ट, इसकी मीनिंग, तो आपको क्या करना है, ब्राउजर सर्च करना है। आप गूगल कर लो या आप जो भी ब्राउजर यूज करते हो, उसके बाद इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी टाइप करो तो आपको इस तरह के पेजेस मिल जाएंगे। उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। आईएसडी और एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ टाइप ऑफ टैक्स पेयर। ये एक तरह का टैक्स पेयर है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नाम से पता चल रहा है कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, और इनपुट मतलब कि अपना इनपुट क्रेडिट क्लेम करेगा और उसे अपने मल्टीपल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेगा अंडर द जीएसटी रेजिम। तो स्टार्ट करते हैं। आईएसटी और एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज अ टाइप ऑफ टैक्स पेयर अंडर जीएसटी हु नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द GST input tax credits that pertain to its GSTIN to its units or branches having different GSTIN but registered under the same PAN. सेंट्रलाइज्ड एक सिंगल पैन होगा, मतलब मेन कंपनी, मेन एंटिटी के पास, और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने मल्टीपल चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क या फिर लोकेशंस, ब्रांचेस, जो वर्ड आप बोलो, वो एक सिंगल पैन के थ्रू सब पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सेंट्रलाइज्ड रजिस्टर्ड पैन होगा, एक कंपनी के नाम पर एक। और फिर आप देख सकते हो कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 इट इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज आईएसडी एंड स्टार्ट कंप्लाइंग विद आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, आईटीसी का फुल फॉर्म, एंड जीएसटीआर 6, उसका जो फॉर्म है जीएसटीआर 6 फाइलिंग इफ योर इंटाइटिटी, इंटाइटिटी मतलब लीगल पर्सन जो रजिस्टर्ड है, your entity receives common input service invoices for multiple GSTIN। तो कंपनी भी एक इंटाइटिटी होती है एज अ लीगल पर्सन, जो इसका उसके रजिस्टर, जो उसके मेंबर से एक एग्जिस्टेंस अलग होता है, उसका एग्जिस्टेंस उसके मेंबर से अलग होता है। तो एक लीगल इंटाइटिटी, एक लीगल पर्सन होती है कंपनी अदर देन इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो आप कंपनी को भी एक लीगल एंटिटी, एक लीगल पर्सन मान सकते हो आईएसडी के रिलेटेड, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जीएसटीआर 6 के थ्रू फाइलिंग होगा। इफ योर एंटिटी रिसीव्स कॉमन इनपुट सर्विस इनवॉइसेस फॉर मल्टीपल जीएसटीआईएन। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल जीएसटीआईएन से आपको मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव हो रहा है मल्टीपल इनवॉइसेस से, तो आप इसके थ्रू फाइल कर सकते हो जीएसटीआर 6 के थ्रू। ठीक है, तो हो सकता है कि मल्टीपल ब्रांचेस हो, मल्टीपल काइंड ऑफ इनवॉइसेस हो, मल्टीपल जीएसटीआईएन हो, क्योंकि ब्रांचेस अलग अलग होंगे, लोकेशन अलग अलग होंगे, तो जीएसटीआईएन भी नो डाउट अगर अलग अलग स्टेट है या अलग अलग क्या कहते हैं ना ज्यूरिडिक्शंस हैं, तो वो डिपेंड करता है। जीएसटीआईएन बहुत रीजन से मल्टीपल हो सकते हैं, तो मल्टीपल जीएसटीआईएन के बेसिस पर मल्टीपल इनवॉइसेस, फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसके पहले हमें जानना जरूरी है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, क्योंकि ये तो हमने ये पढ़ा कि जो आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने टैक्स क्रेडिट को मल्टीपल ब्रांचेस में, तो यूनिट एंड ब्रांचेस जो लिखा है ना जीएसटीआईएन के अंदर आ रहे हैं, तो मल्टीपल ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जो रजिस्टर्ड है एक सिंगल पैन के तहत। लेकिन अब हमें ये जानना है कि वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता कौन है, कौन होता है, और मतलब एज अ पर्सन क्या उसकी डेफिनेशन है, कौन होता है इससे मतलब है एज अ पर्सन उसकी क्या डेफिनेशन है, हु इज ही, आप ऐसे कह सकते हो कि वो कौन है। तो एज अ पर्सन उसे जानने के लिए, एज अ एंटिटी उसे समझने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ये हम जानने के लिए क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सर्च यूज कर सकते हैं। तो देखो साइड में भी इंडेक्स आ रहा है आपके पास, आपको इसके बारे में जो जो जानना है आप स्टेप वाइज डाउन करके एक एक जितना भी इसका इससे रिलेटेड आर्टिकल है, इसका फॉर्मेट ऑफ आईएसडी इनवॉइस भी है देखो,
तो आप कंडीशंस फॉर्मेट, मैं नॉर्मली फॉर्मेट वगैरह चेक कर लेती हूँ कि कैसा फॉर्मेट है, ताकि बिजनेस एंट्रल से आप मैप करके देख सको कि कस्टमाइज कराना है या फिर यहाँ से डाउनलोड करके आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग डाउनलोड एंड अपलोड ही करते हैं जेसन फाइल्स वगैरह टेक्स्ट से रिलेटेड। तो ये चीज आप देख सकते हो, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं नॉन कंप्लायंस के, पेनल्टी रिकवरी प्रोसीजर्स, कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्रेडिट, इनसाइट्स भी है आईएसडी के, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, गवर्निंग प्रोविजंस क्या है, सिचुएशंस वेयर आईएसडी इज नॉट एप्लीकेबल, कौन सा यूज केस होगा जहाँ आईएसडी एप्लीकेबल नहीं होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर आईएसडी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो अगर मैं इसमें से कोई एक टॉपिक लेना बोल जाऊँ तो आप यहाँ पे सर्च करके पढ़ लेना। शुरू करते हैं। हु इज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अंडर जीएसटी। अब देखो, who is an input service distributor ISD under GST? An input service distributor is a taxpayer, यानी कि एक टैक्स पे करने वाला पर्सन कह सकते हो आप। एक टैक्स पेयर है that receives invoices for services is used by its branches। अब मान लो कि आपकी मल्टीपल ब्रांचेस है, उससे आपको रिसीव हुए इनवॉइसेस, ठीक है, तो उसको मल्टीपल इनवॉइसेस रिसीव हुए or it distributes the tax paid known as input tax credit to such branches on a proportional basis by issuing ISD invoices. The branches can have different GSTN but must have the same PAN as that of ISD। तो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, एक टैक्स पेयर है जिसको अपने मल्टीपल ब्रांचेस से रिसीव होते हैं इनवॉइसेस फॉर सर्विसेस, ठीक है, यूज्ड बाय हिज ब्रांचेस। तो उसको मल्टीपल सर्विस इनवॉइसेस मिले, तो उसने उसमें से कलेक्टिवली इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसको मिला, अब उसको ये डिस्ट्रीब्यूट भी करना है प्रोपोर्शनल बेसिस पे, जो भी उसके इनवॉइसेस थे ब्रांचेस को। द ब्रांचेस कैन हैव डिफरेंट जीएसटीएन, सबके अलग अलग जीएसटीएन है, बट मस्ट हैव द सेम पैन। लेकिन उनको इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में शामिल होने के लिए उनका सबका पैन नंबर जो है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, एक सिंगल होना चाहिए। सिंगल पैन के तहत मल्टीपल ब्रांचेस के बीच आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। The head office of Messrs ABC Limited is located in Bangalore, having branches in Chennai, Mumbai। ये वाला मैं पढ़ रही हूँ। The head office of Messrs ABC Limited is located in Bangalore, having branches in Chennai, Mumbai and Kolkata। तो मेन जो इसका ऑफिस है वो बैंगलोर में है और उसके ब्रांच है चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता में। द हेड ऑफिस incurred annual software maintenance expenses service received on behalf of all its branches and received the invoice for the same। अब ये जो मेसर्स एबीसी लिमिटेड है जो बैंगलोर में रजिस्टर्ड है, जिसका हेड ऑफिस बैंगलोर में है, उसकी जो जिसके 3 मल्टीपल ब्रांचेस है चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, सॉफ्टवेयर एनुअल मेंटेनेंस जो एक्सपेंस होता है ना, एएमसी, एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, उसे रिसीव हुआ, ठीक है, और ऑन बिहाफ ऑफ इस ब्रांचेस एंड रिसीव द इनवॉइस फॉर द सेम। जैसे अब तुम कहते हैं ना बिलिंग एड्रेस अलग होता है, तो हेड ऑफिस के पास कलेक्टिवली ब्रांचेस से रिलेटेड जो एएमसी रिसीव्ड हुआ अलग अलग ब्रांचेस का अलग अलग था। सिंस द सॉफ्टवेयर इज यूज बाय ऑल इट्स ब्रांचेस, अब ये सॉफ्टवेयर जो है सभी ब्रांचेस में यूज हो रहा है। द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एंटायर सर्विसेज कैन नॉट बी क्लेम्ड इन बैंगलोर। अब हेड ऑफिस ने इनकट किया एनुअल सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये जो सर्विसेज रिसीव्ड हुई ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रांचेस एंड रिसीव द इनवॉइस फॉर द सेम। ये जो सॉफ्टवेयर है जिसका एनुअल मेंटेनेंस एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, वो सॉफ्टवेयर इसके सारे ब्रांच यूज कर रहे थे। Since the software is used by all its branches, the input tax credit of entire services cannot be claimed in Bangalore। तो अगर हम कहें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमने कोई सर्विस रिसीव की और जीएसटी इंक्लूड करके हमने उसका टैक्स पे किया है, लेकिन जब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की बारी आएगी तो सिर्फ हेड ऑफिस तो यूज नहीं कर रहा था, उसके ब्रांचेस भी यूज कर रहे थे, तो क्लेम करने का अधिकार ब्रांचेस का भी है।
और अगर ब्रांचेस क्लेम कर रहे हैं कि सेम पैन के अंदर हम भी रजिस्टर्ड है और हम भी यूज कर रहे थे ये सॉफ्टवेयर, तो 100 रुपया अगर हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम है और 4 हमारे डिपार्टमेंट है, तो 100 रुपए का 25-25 इंटू 4 सब में डिवाइड होना चाहिए, तो सब में दिखना चाहिए, चारों में दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा कि इंक्लूडिंग हेड ऑफिस होगा या द सेम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल 3 लोकेशंस। तो इस तरह से ये हमें चेक करना है कि ये किस तरह से काम कर रहा है प्रोसेस। हियर द हेड ऑफिस एट बैंगलोर इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब हम 4 को इंक्लूड कर रहे हैं या हम 3 को इंक्लूड करें? द सेम हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल 3 लोकेशंस। हियर द हेड ऑफिस एट बैंगलोर इज द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन मेन हमारा हेड ऑफिस जो सेंट्रलाइज पैन का जो कलेक्टर है वो है हमारा बैंगलोर। तो बैंगलोर के पास ये कलेक्टिवली बुक होगा हमारा जो भी इंटायर इनपुट क्लेम है, और इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हेड ऑफिस का रोल आ गया। हाउ डज आईएसडी वर्क? रिसिप्ट ऑफ टैक्स इनवॉइसेस फॉर इनपुट सर्विसेज बाय आईएसडी। तो उसको रिसीव हो जाएगा इनवॉइसेस, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी of CGST, SGST, UTGST and IGST by issuing ISD invoice। वो पहले कलेक्ट कर लेगा, ठीक है, जितना भी टैक्स इनवॉइस है, जो परचेस इनवॉइस है, टैक्स इनवॉइस है, वो कलेक्ट कर लेगा। और उसके बाद जब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम होगा और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इशू करेगा ISD इनवॉइस टू इट्स ब्रांचेस। अब उसके 3 ब्रांचेस है, तो 3 ब्रांचेस में सेम पैन यूज हो रहा है, तो वो सेम पैन के बेसिस पे इन तीनों को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली। ठीक है, तो अब ये देखना है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है। Eligibility criteria for ISD registration under GST: an entity must register as an input service distributor only if it is applicable. ISD registration under GST would be applicable to an entity if the below are satisfied. Must be an office supplying goods or services or both। तो ये goods and services both के cases में आ रहा है, लेकिन उसका एक registered office होना चाहिए सब for the supplying goods and services, receiving tax invoice towards input services bought for or on behalf of its units branches having different chain but falling under the same pen। ये तो हो गया। Must be located at the place where the common input service are received। तो ऐसे places में located होना चाहिए जहाँ पे input service received हो रही है। Must be located the place where the common input services are received। ठीक है, can distribute ITC on input services as an ISD, कैन डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज। तो अब जो भी इनपुट सर्विसेज है उस पर आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इंक्लूडिंग दोज ऑन विच जीएसटी इज पेड। नॉर्मल सी बात है कि जीएसटी अगर आप पे नहीं करोगे गवर्नमेंट को तो फिर इनपुट क्लेम का तो सवाल ही नहीं उठता। अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम लागू हो रहा है। ठीक है, कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल आईएसडी रजिस्ट्रेशन इफ कॉमन सर्विसेज आर रिसीव्ड एट डिफरेंट ऑफिसेस लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अब ये भी क्लियरली मेंशन है कि आप अलग अलग स्टेट में लोकेट हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है कि उसके कोलकाता एंड अदर ही स्टेट थे यहाँ पे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा, उसके ऑफिसेस चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता है, तो अलग अलग स्टेट ही हो गया आपका। वेस्ट बंगाल कोलकाता में चला गया, फिर मुंबई महाराष्ट्र से है ना, ऐसे। तो इस तरह से वैसे भी अलग अलग स्टेट जा ही रहते। मस्ट बिगिन issuing a prescribed ISD invoice document for distributing the input tax credit of CGST or SGST in state acts under or IGST paid on the sales services to its branch under same PAN but with द डिफरेंट जीएसटी। जीएसटी सबका अलग होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, अलग अलग स्टेट है तो अलग अलग जीएसटी होगा। चेन्नई का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, एंड लास्ट कोलकाता था, कोलकाता का अलग होगा। सबके स्टेट कोड जीएसटी के अलग अलग है, तो जीएसटी अलग अलग ही होगा। एंड इशूइंग ए प्रिस्क्राइब, फिर सबको एक आईएसडी इनवॉइस इशू होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और जो अगर बैंगलोर वाला जो ग्रुप है, अगर उसके लिए कुछ केस बनता है तो, क्योंकि वो तो अपने लिए
लोकल स्टेट ही हो गया, लेकिन बाकी आईजीएसटी के अंदर आ जाएंगे। Situation where ISD not applicable. ISD cannot distribute the input tax credit in following cases where ITC is paid on input and capital goods. Where ITC is paid on inputs and capital goods, for instance, raw material and machinery purchase. अब देखो input and capital goods को आप मान लो कि जो लॉन्ग टर्म असेट्स होते हैं, बेसिकली वो सिचुएशन आती है लॉन्ग टर्म असेट्स वाली, तो वो कैपिटल गुड्स के अंदर आ जाते हैं। बाकी आप डिटेल सर्च कर लेना। आप हैवी मशीनरीज वगैरह को कैपिटल गुड्स में लग सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला ना लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है। और रॉ मटेरियल इनपुट, यहाँ इनपुट जो लिखा है ना ये इन्वेंट्री से रिलेटेड इनपुट है। इन्वेंट्री से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप जो कच्चा माल यूज करोगे, मैन्युफैक्चरिंग जो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रॉ मटेरियल टू इनपुट्स, वो वाला जो डेफिनेशन आता है ना कि एफजी का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो वो फिनिश्ड गुड्स को बनाने में जो इनपुट यूज हो गया उस इनपुट की बात हो रही है, तो वो रॉ मटेरियल ही होता है नॉर्मली। तो इस तरह की चीजें से रिलेटेड आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। आईएसडी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फॉलोइंग केसेस। इन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स के केस में आप आईएसडी यूज नहीं कर सकते। ITC cannot be distributed to outsource manufacturers or service providers. अगर आपने आपका खुद का ब्रांच नहीं है, आपके खुद का ब्रांच नहीं है, आपने आउटसोर्सिंग किया है यानी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो चाहे वो गुड्स से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो। यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का केस दिया है, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर। आउटसोर्स होगा तो आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी आपकी खुद की कंपनी होनी चाहिए, आप हेड ऑफिस होने चाहिए, आपके ब्रांचेस होने चाहिए, एक स्टैंडर्ड सिंगल सेंट्रलाइज्ड पेन होना चाहिए, उसके केस में होगा। लेकिन इनपुट के केस में नहीं होगा, कैपिटल गुड्स के केस में नहीं होगा। अदर देन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स होगा, उसमें आप कर सकते हो, प्लस आप सर्विसेज के केस में कर सकते हो, लेकिन आउटसोर्सिंग नहीं चलेगी। लीगल फ्रेमवर्क एंड गवर्निंग प्रोविजंस, तो आप ये ना बाकी डिटेल पढ़ लेना, बहुत सारा डिटेल इसमें। पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टरिंग एज आईएसडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईएसडी इज फैसिलिटी made available to business having a large share of common expenditure and billing or payment is done from a centralized location. The mechanism is meant to simplify the credit taking process for entities, and the facility will straighten the seamless flow of credit under GST. तो मान लो कि एक बिजनेस जिसका लार्ज शेयर ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर है और जो बिलिंग करता है, सेंट्रलाइज बिलिंग करता है अपने मल्टीपल ब्रांचेस के, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है कि एक हेड ऑफिस है या एक सेंट्रल कोर बिजनेस एरिया है जिसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं और वो सेंट्रलाइज बिलिंग करता है अपने एचओ पे, अपने हेड ऑफिस पे। तो वो हेड ऑफिस जो सेंट्रलाइज बिलिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस, वो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है। वो खुद को रजिस्टर कर सकता है आईएसडी के अंदर। डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड फॉर आईएसडी, document required for ISD registration, having document required for ISD registration under GST handy helps entities to obtain ISD just and quickly. This can be passed on to the vendor so that they raise tax invoices accurately. Below is a list of documents needed to apply for GST ISD registration. अब जैसे कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर रेगुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ आईएसडी ऑफिस, क्योंकि फिजिकल ऑफिस आपको दिखाना है, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, डिटेल ऑफ बिजनेस कैरिड आउट if GST officer calls for, then provide the list of invoices, value received, input service agreement along with the summary of ITC distributed, financial statement and self-declaration, affidavit confirming GST compliance if the GST officer calls for it. Step by step registration processes for ISD। अब आप देखो कि इसके अंदर प्रोसेसेस भी दिया है कि आप कैसे इसके अंदर ले सकते हो registration. Business entities is transitioning into the ISD compliance process from 1st April 2025. May be wondering how to get ISD registration under GST. Registration application for ISD is the same as
एनी नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर, जैसे नॉर्मल टैक्स पेयर का होता है वैसे ही है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म 01 है। आईएसडी कैन नॉट टेक मल्टीपल रजिस्टर इन एन स्टेट, मतलब एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, एक स्टेट में एक ही होगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसका हेड ऑफिस एक होगा, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकते हैं। A composition taxable person cannot register as ISD under GST। तो ये भी एक कंडीशन है कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है, कंपोजिशन वेंडर है, वो इसके अंदर ISD के अंदर खुद को रजिस्टर नहीं करवा सकता। प्रोसेस इन्वॉल्व सबमिशन ऑफ द GST registration application and Aadhaar authentication below as a some to summarize steps to गेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ISD अंडर GST। तो अब जो भी सबमिशन का प्रोसेस है, इसका पोर्टल भी है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। पार्ट ए फिल करना है, TRN फिल करना है, फिर जो रीजंस वगैरह वो देने हैं, फिर सबमिट करना है। तो ये सारे प्रोसेस हैं। फिर पॉइंट ऑफ रेफरेंस हु कैन बी एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब कंपैरिजन भी कर सकते हो कि पहले का सिस्टम क्या था GST का, अर्लियर रिजिम। देखो इनसाइट ऑन ISD अंडर अर्लियर रिजिम, रिजिम का मतलब सिस्टम, यानी कि GST के बारे में बात करते हैं, GST सिस्टम। तो अर्लियर रिजिम क्या था और GST रिजिम क्या है? अर्लियर रिजिम कह रहा है एन ऑफिस ऑफ द मैन्युफैक्चरर who can be an input service distributor, an office of the manufacturer or producer of final products, or provider of output service। मैन्युफैक्चरर, एक मैन्युफैक्चरर का ऑफिस, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, रॉ मटेरियल ट्रांसफॉर्म इनटू फिनिश गुड्स हो सकता है, या थोड़ा बहुत जो बनी बनाई चीजों को प्रोड्यूस आगे करके फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं वो हो सकता है। और प्रोवाइडर ऑफ आउटपुट सर्विसेज, सर्विसेज सेल करने वाला कोई ऑफिस हो सकता है। और आज का सिस्टम कहता है कि एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। एंड और का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज भी हो सकता है, आइदर गुड्स और सर्विसेज भी हो सकता है, कंबाइंडली दोनों काम कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, दोनों सिचुएशन। एक ऑफिस, इसमें कंडीशन नहीं है कि मैन्युफैक्चरर हो या वो प्रोड्यूसर हो, सिर्फ लिखा है वो सप्लायर हो गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो करंट GST रिजिम मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है पहले से, कि सप्लायर वर्ड के साथ क्लियरली मेंशन हो गया है। डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिसीव इनवॉइसेस इज अंडर रूल 4A of service tax rules 1994 towards the purchase of input services, receive tax invoices issued by supplier towards receipt or of input services, how to distribute credit by issuing invoice, by issuing ISD invoice। तो ये डिटेल आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, मैंने ऐसा शॉर्ट में पढ़ रही हूँ। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट क्रेडिट हो गया, पहले इशू करता था इनवॉइस, अभी ISD इनवॉइस। टाइप ऑफ टैक्स क्रेडिट that can be distributed, credit to service tax paid on said services, the credit of CGST, SGST and or IGST paid on said services। ये थोड़ा सेम ही है। To whom can it be distributed, to its unit and outsource manufacturer, ये बंद कर दिया ना। The supplier having the same PAN cannot be distributed to outsource। outsource का मतलब हम किसी को भी दे दे काम और उससे भी हम इनपुट क्लेम करते रहे, तो गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। आपसे रिलेटेड आपके ब्रांचेस ही होना चाहिए, ना कि आप आउटसोर्सिंग करें, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करें। Thus, on looking into the highlighted difference between the two regimes, distribution of credit is restricted to the office having the same PAN। The reason could be due to the shift of a taxable event from manufacturer to supply। The tax liability would arise at the time of supply, which would be ultimately paid by us ISD on the utilization of available input tax credit। Condition to be fulfilled by ISD, अब नॉर्मल सी बात है, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, रिटर्न्स, ये सारी चीजें होंगी। और आपको फॉर्म भी देखना है, कौन कौन सा फॉर्म है इसके अंदर। फॉर्मेट भी आपको देखना है ISD इनवॉइस का। और इसका ना इनवॉइस फॉर्मेट आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट देख लेना, आप सर्च करना, सर्च इंजन में मिल जाएगा। लेआउट, रिपोर्ट लेआउट वाइज, ये तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट वाइज रिपोर्ट लेआउट वाइज भी सर्च करना मिल जाएगा। कंडीशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेथड ऑफ ITC डिस्ट्रीब्यूशन बाय ISD। अब देखो अगर उसका लोकल कोई ब्रांच है तो वो कैसे देगा, अगर ISD से रिलेटेड है तो ISD से रिलेटेड वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
बाई ISD। रिकवरी प्रोसीजर फॉर रॉन्गफुल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर रॉन्गफुल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो कैसे वो काम होगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद ISD रूल, अगर आप इसके अंदर फॉल करते हैं, आपने रजिस्टर खुद पर करवा रखा है, रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, ऑडिट कंप्लायंस और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या क्या कंप्लायंस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो आप चेक कर लेना। मतलब परिणाम हिंदी में कहते हैं हम इसे, क्या क्या लीगल इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है, परेशानी का क्या कारण बन सकता है, क्या पेनल्टीज हो सकती है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, आप एक-एक करके आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। विल इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बी रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटली रजिस्टर्ड अदर देन एक्जिस्टिंग टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन? अब देखो, यस, द ISD रजिस्ट्रेशन इज फॉर वन ऑफिस फॉर द ऑफ द टैक्स पेयर व्हिच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। अब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आप बोलोगे कि मैं एक रजिस्टर्ड डीलर हूँ, तो मैं ISD के अंदर खुद को रजिस्टर नहीं करूँगा, तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ISD के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होगा और बताना होगा कि ये मेरा हेड ऑफिस है और हम मल्टीपल ब्रांचेस में ये जो इनपुट क्रेडिट क्लेम किया है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको ISD के अंदर खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा एज़ अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एज़ अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे अपने क्रेडिट क्लेम को। तो इसका एक सिंपल मतलब ये है कि अगर आप अपने इनपुट क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो ब्रांचेस के बीच में, तो आपको ISD के अंदर खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। कैन क्रेडिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओनली रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट? अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो उसमें फायदा हो रहा है सिर्फ उन्हीं को दें, जहाँ से लॉस हो रहा है वहां हम क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें। द रेवेन्यू जनरेटिंग यूनिट्स हैव GST लायबिलिटी, so rightly the ITC on those services used by them must be allocated to them to use the tax credit to set off against their tax liability। तो अब नॉर्मल सी बात है कि लाइबिलिटी, द रेवेन्यू जनरेटेड यूनिट्स हैव टैक्स लाइबिलिटी। जो लॉस बेयरिंग है उनका तो टैक्स लाइबिलिटी वैसे ही नहीं होगा, गवर्नमेंट तो वैसे ही छूट देती रहती है, जहाँ बेनिफिट होता है, इनकम होता है, वहीं टैक्स लाइबिलिटी बनती है, तो नॉर्मल सी बात है वही सेट ऑफ करेंगे। कैन अ टैक्स पेयर हैव मल्टीपल ISD? Yes, different offices of a taxpayer can apply for IST registration। अब अगर आप अलग-अलग हेड ऑफिस बना कर रखे हो कि इस हेड ऑफिस के अंदर ये 4 ब्रांचेस है, इस हेड ऑफिस के अंदर ये 5 ब्रांचेस हैं, तो आप अलग-अलग क्लेम कर सकते हो, उनको अलग-अलग रख सकते हो, ठीक है। Can a company have multiple ISD? Yes, different offices like the marketing division, security division may apply for separate ISD or depend on situation, use cases. What are the consequences of credit distributed in contravention of the provision of the Act? The credit distributed in contravention of provisions of Act could be recovered from the recipient to which it is distributed along with interest। तो क्या consequences हो सकता है वो आप चेक कर लेना। Do input service distributors needs to file a separate statement of outward and inward supplies with their return? No. The ISD need to file only a return in form GST-6 and the return has the details of credit received by them from the service provided and the credit distributed by them to the recipient units. Since their return itself covers these aspects, there is no requirement to file a separate statement of inward and outward supplies। Inward and outward, inward मान लो सिंपल टर्म्स में कहूंगी कि परचेस सप्लाईज, आउटवर्ड यानी आपने सेल किया है वो सप्लाईज, ठीक है। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड का मतलब आने वाली चीजें, आउटवर्ड का मतलब जाने वाली चीजें, और आप इसे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से जोड़ सकते हो क्योंकि ये दोनों पे लागू हो रहा है। What are the key changes in GST rules affecting from April 1? By 1st April 2025 तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। You must obtain ISD registration and start complying with ITC distribution and GSTR6 filing if your entity, business entity, receives common input service invoices for multiple GST।
Next, how will the new GST regulation impact input service distributors? Failure to comply with the new ISD mandate can lead to significant business and financial risk. Enterprises must ensure ISD compliance to avoid penalties and potential operational disruption. Incorrect ISD implementation can disrupt finance workflows and reconciliation processes. Increased security uh, scrutiny from GST authorities due to improper ITC distribution. Non-compliance can result in finance, finance and interest on unclaimed or misallocated ITC. Enterprises may lose the ability to claim ITC, leading to increased tax liability. How do these new GST rules impact businesses operating in multiple states? Failure to comply with these new GST rules, businesses operating in multiple states may lose the ability to claim ITC, leading to increased tax liability. Moreover, incorrect ISD implementation can disrupt फाइनेंस वर्कफ्लोज एंड रिकंसिलेशन प्रोसेस, क्योंकि इसका एक रिकंसिलेशन प्रोसेस भी होता है आईएसडी का रिकंसिलेशन प्रोसेस, राइट। तो वो तो आपको बिजनेस सेंट्रल में मिल जाएगा, जब मैं बिजनेस सेंट्रल का आपको प्रोसेस गाइड करूंगी तब। Who is input service distributor? An input service distributor is an entity that is an office of the supplier of goods and or services। तो ये सबसे मुझे लगता है हमारे लिए काम की चीज है। हु इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, फिर से पढ़ देती हूँ कि इसमें इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी कौन है। एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज एन एंटिटी, एक लीगल पर्सन आप कह सकते हो है, दैट इज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज, जिसके पास एक ऑफिस होगा और ये एंटिटी डील करता होगा गुड्स एंड सर्विसेज में, एक तरह का सप्लायर। रिसीव्स टैक्स इनवॉइसेस फॉर कॉमन इनपुट सर्विसेज। अब कॉमन जो जितने भी ब्रांचेस के बीच में एक कॉमन सर्विसेज होगी तो उससे रिलेटेड इसके पास टैक्स इनवॉइसेस आएंगे। इशूड अ प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और आईजीएसटी, क्योंकि ये दोनों लोकल के अंदर आ जाते हैं, और आईजीएसटी आपका इंटर स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट आ जाते हैं। ऑन द सेट सर्विसेज टू इट्स यूनिट्स ब्रांचेस हैविंग सेम पैन एज द एंटिटी बट डिफरेंट जीएसटीआईएन। सेम पैन सेंट्रलाइज्ड कॉमन पैन होना चाहिए सबके बीच में, लेकिन जीएसटीआईएन उसके यूनिट्स एंड ब्रांचेस के अलग होने चाहिए, सबके ही अलग होने चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, सेंट्रलाइज्ड कॉमन पेन के बेसिस पे इन मल्टीपल जीएसटीआईएन से मिलने वाले इनवॉइसेस को कलेक्टिवली जब सबमिट करेगा और उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके जब इनपुट उसको मिल जाएगा, गवर्नमेंट से रिसीव हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन दीज लोकेशंस। तो वो उसको इनवॉइसेस आईएसडी का इनवॉइसेस भी इशू करेगा। तो ये सारे कंप्लायंसेस उसको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये इसका एक डेफिनेशन है कि इस तरह से उसको काम करना है। तो इस तरह की चीजें, प्लस मैंने कहा जैसे कि इसका एक रिकंसिलेशन प्रोसेस होगा, वो रिकंसिलेशन प्रोसेस भी यही बताने के लिए है कि उसने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया, किन किन यूनिट्स को दिया है, किन किन यूनिट्स के पास उसने आईएसडी इनवॉइस इशू किए, और वो जो क्यूमुलेटिव आईटीसी था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये रिकंसिलेशन प्रोसेस बिजनेस सेंट्रल में आपको मिल जाएगा, जो प्रोसेस के दौरान मैं आपको दिखाऊंगी जब एक मुझे एक अच्छा यूज केस मिल जाएगा जिसके ऊपर ये मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।